हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टी और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन लास्ट हम इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या होता है, एक ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के अंदर ही ये आता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स इज एन इम्पोर्टेंट पॉलीइनाइल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉलीइनाइल होता है जिसका हम यूज़ किसके अंदर करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलीइनाइल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स आखिर होता क्या है। तो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल एटम। जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स की एक टेंडेंसी होती है, हम बोल सकते हैं इसकी एबिलिटी होती है कि ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ। ठीक है, किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स क्या कर सकता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ट्रांजिशन मेटल प्रीफर टू मेक बॉन्ड विद साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं किसके बॉन्ड को, टू मेक बॉन्ड विद साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के साथ बॉन्ड बनाना ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल से कॉम्प्लेक्स बनाना प्रीफर क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट्स नेचर इज इनर्ट। बिकॉज इसका जो नेचर होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का वो कैसा पाया गया, इनर्ट पाया गया। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल से अफेक्ट भी नहीं होता है, दैट्स वाई इसको क्या माना गया, जो है ट्रांजिशन मेटल्स इसके साथ प्रीफर करते हैं बॉन्ड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको हम एक बिहाफ पे लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है फेरोसिन। फेरोसिन जो है यहाँ पर, फेरोसिन इज द मोस्ट कॉमन मेटालोसिन। फेरोसिन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्या होता है, मेटालोसिन होता है जो कि बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। तो हम इसमें फेरोसिन के बिहाफ पे ही भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फेरोसिन होता है ये एक कॉमन मेटालोसिन होता है, हाईली स्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो होता है वो ईटा 1, ईटा 3 और ईटा 5 हैप्टोलिगेंड्स भी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ तक हमने पूरा, जैसे अगर क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा ये, तो ये 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा। तो इसमें आपको किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉलीइनाइल होता है जिसका यूज़ हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ। क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ। ट्रांजिशन, अब क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल इसके साथ बॉन्ड बनाना प्रीफर क्यों करते हैं। बिकॉज इसका जो नेचर पाया जाता है वो इनर्ट होता है, इनर्ट होता है और वो जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनसे क्या नहीं होता, वो अफेक्ट नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे देखा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल किसका लिया हमने यहाँ पे, फेरोसिन का। फेरोसिन जो होता है वो एक मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट मेटालोसिन होता है जो कि क्या होता है, बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। ये जो है ये डिकम्पोज कितने से ऊपर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। फिर हमने देखा कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है वो ईटा 1, ईटा 3 और ईटा 5 फॉर्म जो है वो बना सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइड।
पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है कि हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला है कि हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स को साइक्लोपेंटाडाइइनाइड की हेल्प से बनाएंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि साइक्लोपेंटाडाइइन जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइन यानी कि C5H6, ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। और जब हम किसी वीक एसिड की रिएक्शन किसी वीक एसिड को व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम किसी वीक एसिड को इंट्रीट करवा दें किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देन इट विल फॉर्म ए साइक्लोपेंटाडाइइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या बनाता है, एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। जिसको हम किसके तरह यूज करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। तो यहाँ तक हमने देखा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो रिएक्शंस है कि हम उनको रिएक्शन में किस तरीके से शो करेंगे अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमने कोई भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स लिया, स्ट्रॉन्ग, ये क्या था, वीक एसिड। जब हम इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके का। ये यहाँ पर जो मैंने शो कर रखा है ये क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि किस तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो ये वाला बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन हम इसके अंदर देख सकते हैं दैट इज MnCl2 की रिएक्शन। अगर हम 2 मोल्स ऑफ C5H5Na के साथ करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ THF, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, eta5C5H5 का होल ट्वाइस Mn+2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये रिएक्शंस है, रिएक्शंस तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स कैन आल्सो फॉर्म बाय ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल विद मेटल कार्बोनिल। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकता है कि हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, किसी भी मेटल कार्बोनिल के साथ करवा दें। जैसे हमने यहाँ पे 2 मोल C5H6 के लिए उसकी रिएक्शन हमने CO2CO8 यानी किसी भी एक मेटल कार्बोनिल के साथ करवा दी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ neta5C5H5 CO2 प्लस 4 मोल ऑफ CO बाहर निकलेंगे प्लस H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि इट कैन बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद FeCl3। कि हम अगर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवा दें, FeCl3 के साथ करवा दें, तो वहाँ से भी हमें जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वहाँ से जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आपको इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स के। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज फेरोसिन जो होता है इसके अंदर वो एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। फेरोसिन मोस्ट कॉमन मेटालोसिन बताया था इसके अंदर। तो फेरोसिन क्या होगा, फेरोसिन इज एन ऑरेंज कलर कंपाउंड, ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये डिकम्पोज हो जाता है अबव 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करवा दिया जाए तो जो फेरोसिन है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये क्या थी इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। तो देखो हमने ये अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स के अंदर आता है तो सबसे पहले हम बताएंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स क्या है, फिर हम बताएंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिर हम बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उसके बाद इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो जो रिएक्शंस हैं ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि एसाइलेशन रिएक्शन बताओ, मैनिक रिएक्शन बताओ, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहली रिएक्शन जो है एसाइलेशन रिएक्शन।
एसाइलेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? दिस रिएक्शन इज हैविंग इन बिटवीन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड फेरोसिन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ये जो रिएक्शन है ये किस किस के बीच में होती है? ये रिएक्शन एक तो फेरोसिन के बीच में होती है और दूसरा हम क्या लेते हैं यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हमारा फेरोसिन है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? इसकी रिएक्शन जब हम H3PO4 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये वाला इस तरीके जो है फेरोसिन की जो ये बेंजीन की रिंग है ये इस तरीके से बनेगी, ना कि ये जो है ये मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर रखा है, कुछ थोड़ी ऐसे बनेंगी ये वाली रिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से फेरोसिन की रिंग बनेगी, प्लस एसिटिक एसिड क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एसाइलेशन की रिएक्शन होगी। सिमिलर तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर भी हम फेरोसिन की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 150 to 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? एक बार तो इस वाली पोजीशन पे ग्रुप अटैच हो जाएगा, फिर अगर हमने एल्कीन जो है वो एक्सिस के अंदर डाल दी तो ये दोनों साइड पे यहाँ पे आके क्या अटैच हो जाएगा? ये ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये थी हमारी एल्काइलेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं दैट इज मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं? फेरोसिन की रिएक्शन इस ग्रुप के साथ करवाते हैं तो यहाँ से वाटर का लिबरेशन होता है और हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है कंपाउंड बनता है। इसकी फर्दर रिएक्शन हम CH3I के साथ करवाते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं इनके मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते, इनकी बस नॉर्मली रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इतना ही होगा। नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रेशन के अंदर भी हम क्या करवा देंगे? उसका नाइट्रेशन करवा देंगे। फेरोसिन लिया, इसके लिथियम की जगह हम N2O4 के साथ जब करवाएंगे तो लिथियम LiNO2 तो बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी रिएक्शन हो गई? यहाँ पर नाइट्रेशन की रिएक्शन हो गई। तो एसाइलेशन, एल्काइलेशन, मैनिक रिएक्शन और नाइट्रेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स की। तो हमने मेथड ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, प्रॉपर्टीज देख ली, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख ली। अब हमारा इसमें लास्ट बचता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो, टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वी यूज Fe-Eta5C5H5। कि हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो हमने कौन सा कंसिडर किया है? फेरोसिन का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो C5 जो फेरोसिन के अंदर C5H5 है उसके अंदर जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है उसकी? 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिख के अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करें तो वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी यहाँ पर? sp2, यानी कि एक तो s की ऑर्बिटल और एक हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल आ जाएगी यहाँ पर? p की। दो ऑर्बिटल्स किसकी इन्वॉल्व होंगी? p की। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी? sp2। तो यहाँ पर हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो क्या बन गई? sp2। अब हम इसका कुछ ऑर्बिटल वगैरह डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि हियर द कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन एटम होगा वो क्या करेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 तो बनाएगा एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स। तो साइक्लोपेंटा यानी कि 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन लिए। इसने क्या बोला कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो हर कार्बन के बीच में एक बॉन्ड इनने मिलके बनाया, एक यहाँ से 2 3 और 4 और एक यहाँ पर और बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 5। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। फिर क्या कह रहा है कि 2 विद एडजेसेंट कार्बन, और 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा एडजेसेंट कार्बन के साथ, साथ वालों के साथ। एक एक इसके हाइड्रोजन के साथ बना, मतलब इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि 5 ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। तो इसमें जो हमारे पास है साई 1 में कम्प्लीटली फिल्ड, ये साई 2, ये साई 3।
तो 2, 2 4 और एक 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अगर हम इसका और भी अगर इसको अच्छे से डायग्राम को देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका। यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया है फेरोसीन के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सारे में प्लस चार्ज डेंसिटी है, तो प्लस माइनस प्लस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, हमने इस तरफ ये डीलोकलाइज करके इस तरफ दिखा दिया। इस वाले के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। दो इसलिए हैं क्योंकि एक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर तरीके से अगर हमने इनमें चारों को अलग दिखाया है तो हमारे पास 4 ही नए बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगी फेरोसीन की। तो A1G E1U ये सब ग्रुप थ्योरी के बेसिस के ऊपर होती है। तो अगर आप इनको समझना है तो आपको पहले ग्रुप थ्योरी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम के अंदर ही क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर इतना लिख के आओगे तो आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है सबसे पहले वो बताना है, फिर बताना है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है ये डिस्क्राइब करना है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।